हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी के सभी। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और स्वागत करता हूँ आपका फिर से आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग इनकम टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीकॉम में भी आता है ये। एमकॉम में तो इसका पूरा क्वेश्चन बनता है टैक्स प्लानिंग का। तो आज हम इसका कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं कि टैक्स प्लानिंग होता क्या है। इसका मीनिंग की बात करेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टैक्स प्लानिंग क्या होता है। टैक्स प्लानिंग जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, किसी भी चीज को प्लान करना, टैक्स को प्लान करना। अब टैक्स को प्लान क्यों करना है मुझे बताओ। ताकि हम अपनी जो भी टैक्स लायबिलिटी बनाने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअल में जब हम टोटल इनकम निकालते हैं तो सब कुछ देख देख के निकालते हैं कि टैक्स की लायबिलिटी जो हम बनाए। हम नहीं चाहते कि टैक्स की लायबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा बने। हम चाहते हैं कि कम से कम बनने की कोशिश करें। क्या आप चाहोगे नहीं कि कम से कम बने टैक्स की लायबिलिटी? सब चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा बने। तो ये टैक्स प्लानिंग किसकी बात कर रहा है भाई? एक असेसी, यानी कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो टैक्स पे करने वाला है, वो चाहता है कि मैं अपने टैक्स की लायबिलिटी को ऐसे प्लान करूं मेरी कम से कम बने। दैट इज द मोटिव ऑफ असेसी। हम असेसी की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट चाहते हैं कि उसकी लायबिलिटी ज्यादा ज्यादा बने, लेकिन हम क्या चाहते हैं? कम से कम बने। तो ये टैक्स प्लानिंग किसके लिए है? असेसी के लिए है। यानी कि जो टैक्स पेयर है उसके लिए है ये, कि वो कम से कम कैसे अपने टैक्स की लायबिलिटी बनाए। तो वो प्लान करता है अपने टैक्स की लायबिलिटी अलग अलग तरीके से, बिल्कुल लीगल तरीके से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई फ्रॉड करके कर रहा है। एक होता है फ्रॉड करके आप टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस करो, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। वो चोरी करना है टैक्स की। हम टैक्स की चोरी नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल लीगल तरीके से, जो लॉ ने हमें बता रखा है कि भाई आप यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हो, तो हम लेंगे। हम क्यों नहीं लेंगे? जब कह रखा है लॉ ने आप डिडक्शन लो, तो हम क्यों नहीं ले? जब कह रखा है कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, तो हम क्यों ना लें? तो बिल्कुल लीगल तरीके से जब हम अपने टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। देखो यही लिखा हुआ है, टैक्स प्लानिंग इज द लीगल वेज टू रिड्यूस टैक्स बर्डन बाय वे ऑफ डिडक्शन। जो डिडक्शन मिलती है आपको 80C से 80U तक, है ना? सुना होगा आपने, 80C से 80U तक डिडक्शन मिलती है बड़ी सारी आपको। कि आपने कहीं इन्वेस्ट करा इस जगह पे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आपने अगर डोनेशन ली तो डिडक्शन मिल जाएगी। ऐसे हजारों डिडक्शन होती है। एग्जाम्पशन मिलती है कहीं पे, भाई आप यहाँ से इसकी इनकम आपको एग्जाम्प्ट है। रिलीफ मिलता है आपको, टैक्स का रिबेट मिलती है। तो हम उसको जब रिड्यूस करते हैं अपने टैक्स केपेबिलिटी, जो सेसी यूज करता है ताकि उसकी लीस्ट से लीस्ट बने, कम से कम बने, दैट इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। इट इज द एक्ट विद इन फोर कॉर्नर्स ऑफ द लीगल प्रोविजन इन द एक्ट। ये बिल्कुल लीगल प्रोविजन के चारों दरवाजों में होता है। मतलब लीगल प्रोविजन के बिल्कुल बाहर नहीं होता, उसी के अंदर होता है। मतलब हम कोई भी चोरी नहीं कर रहे, ना टैक्स को छुपा रहे हैं। एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, ये टैक्स अवॉइडेंस नहीं है। टैक्स अवॉइडेंस होता है कि जो लीगल प्रोविजन के अंदर लूप होल्स है, उसको उसको वहां से छुपाना अपने टैक्स को। ठीक है, हम छुपा नहीं रहे हैं, हम कम कर रहे हैं अपनी टैक्स की लिएबिलिटी। और विद इन फोर कॉर्नर्स, मतलब लीगल प्रोविजन में खुद कह रखा है कि भाई आप डिडक्शन ले सकते हो। तो इसीलिए हम विद इन फोर कॉर्नर्स अंडर द लीगल प्रोविजन एक्ट आप एक्ट करते हैं। और ये कोई डिवाइस नहीं है कि भाई हम टैक्स को छुपाने का या चोरी करने का। इवेडिजन होता है चोरी करना, अवॉइड होता है छुपाना। हम ना छुपा रहे हैं ना चोरी कर रहे हैं। हम लीगल प्रोविजन में जो कह रखा है उसी के अंदर एक्ट कर रहे हैं। और ये भी लीगल प्रोविजन में क्यों कह रखा है? गवर्नमेंट भी चाहती है, आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमारी कंट्री की हो। क्योंकि ये कुछ ऐसी डिडक्शन होती है कभी कभार जो कि गवर्नमेंट जानबूझ के कर देती है ताकि लोग ले, और उस जगह पे, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करे ताकि सोसाइटी का भी कुछ भला हो जाए। जैसे कि 80C की डिडक्शन कैसे होती है कि आप इन्वेस्टमेंट करो। उनकी बड़ी सारी प्रिस्क्राइब स्कीम है, जैसे कि LIC में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी या प्रोविडेंट फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उसकी इनकम आपको एग्जाम हो जाती है, डिडक्शन मिल जाती है आपको वहां पर। तो डिडक्शन जानबूझ के गवर्नमेंट दे रही है ताकि आप इन्वेस्टमेंट करो, आपकी सेविंग्स हो। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करोगे, और जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर पैसा आएगा उस जगह पे बाद रिवॉर्ड। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट होगी तो आपका ही फायदा होगा अल्टीमेटली। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी होगी, कंट्री की होगी। ठीक है ना? तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कर रही है, 80C की डिरेक्शन आपको दे रही है।
ताकि लोग सेव करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। और 80 IB, 80 IB की डिडक्शन क्या होती है कि अगर आप इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करते हो इंडस्ट्रियल बैकवर्ड स्टेट में, जहां पर बहुत ही बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जहां पर इंडस्ट्री नहीं खुलती, अगर आप वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो आप 80 IB की डिडक्शन ले सकते हो, और वहां का सारा प्रॉफिट आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी वहां की। आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, उसका टैक्स नहीं देना पड़ेगा, प्रॉफिट जो भी आप कमाओगे वहां से। तो बेसिकली ये डिडक्शन क्यों दे रही है गवर्नमेंट? ताकि वहां का सोशल सोसाइटी का बेनिफिट हो, स्टेट्स डेवलप हो वहां की। अगर ये डिडक्शन दे नहीं देगी तो गवर्नमेंट फिर ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कैसे करवाएगी, मुझे बताओ। अगर ऐसी स्टेट में गवर्नमेंट डिडक्शन नहीं देगी तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो फिर गवर्नमेंट फिर कैसे वहां को बैकवर्ड स्टेट को डेवलप कर पाएगी। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जानबूझ के डिडक्शन देती है ताकि लोग इन्वेस्ट करें, डिडक्शन ले। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल लीगल एक्ट है और सोसाइटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी होता है। समझते हैं करेक्टरिस्टिक्स? तो करेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्ट क्या है? टू रिड्यूस टैक्स लेबिलिटी। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है भाई? ताकि हम अपने टैक्स लेबिलिटी रिड्यूस करें। हमारा ये तो ऑब्जेक्ट है, उस टैक्स की लेबिलिटी को रिड्यूस करें और वो पैसे को बचाए, ताकि डिडक्शन देंगे, एग्जाम्पशन देंगे। हम भी चाहते हैं गवर्नमेंट अपना भला करे, हम ठीक है, वो हम तो अपना भला करेंगे ना, लेकिन गवर्नमेंट ने डिडक्शन दे रखी है तो हम क्यों ना दें? तो दैट इज कॉल्ड टैक्स लेबिलिटी रिड्यूस करने के लिए होता है। बेसिस क्या है, कैसे हम रिड्यूस करते हैं? बाय क्लेमिंग डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, रिबेट्स, रिलीफ एक्सेट्रा, ताकि हम ताकि सोशल एंड इकोनॉमिक गोल को अचीव कर पाए गवर्नमेंट, ताकि उनका भी भला हो जाए, गवर्नमेंट का भी, हमारा भी भला हो जाए। एथिकल, बहुत ही एथिकल वे है। कोई भी हम कोई अवॉइडेंस एक एथिकल वे नहीं है। ठीक है, चलो। एथिकल क्या होता है कि आपको भी पता ही है ठीक है कि नहीं है, यानी कि आप लीगल प्रोविजन के अंदर एक्ट कर रहे हो। इट इज द एक्ट विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट। अगला है स्टडी एनालिसिस। आपको टैक्स प्लानिंग करने के लिए काफी ज्यादा स्टडी करना पड़ता है कि क्या एग्जाम्पशन चल रही है, क्या डिडक्शन चल रही है, क्या रिबेट्स मिल रही है। इन सभी को स्टडी करके ही आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई इस जगह पे आपको डिडक्शन मिलेगी तो आप कैसे कर पाओगे टैक्स प्लानिंग? तो बहुत ही आपको स्टडी करना पड़ता है, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है। और टर्म क्या है, यानी कि शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है यहाँ पर? शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग और लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग क्या है? शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग ये है कि अगर आपने टैक्स प्लानिंग करी है कि जो बिल्कुल विद इन 1 ईयर के लिए है, समझ लो, यानी कि जो आपने टैक्स प्लानिंग करी है उसका बेनिफिट आपको सिर्फ 1 साल तक मिलेगा। ठीक है, आपको जो बेनिफिट है, आपको जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हुई है सिर्फ 1 साल तक, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग। लेकिन आपको पता है कि भाई इसकी हमने एक ऐसी डिडक्शन इस्तेमाल कर लिया है जो कि आपको बहुत सालों तक बेनिफिट मिलेगा, एक से ज्यादा तक मिलेगा, 1 साल से ज्यादा तक। तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए। और अगला है टेम्परेरी एंड परमानेंट। टैक्स प्लानिंग टेम्परेरी भी होती है, परमानेंट भी होती है। वही मैंने आपको बताया कि टेम्परेरी टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है, जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हो 1 साल तक, यानी कि टैक्स बेनिफिट ऑफ टैक्स रिडक्शन इज नॉट विदड्रॉन विद इन 1 ईयर। अगर उसका 1 साल तक, सपोज करो आपने कहीं कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है कि आपने सपोज करो यहाँ पर इन्वेस्ट करा, और अगर आपने उसको विड्रॉ नहीं करा 1 साल के अंदर अंदर, तो वो परमानेंट टैक्स प्लानिंग मानी जाएगी। अगर उसको आपने 1 साल तक विड्रॉ कर लिया, सपोज करो आपने इन्वेस्टमेंट करी, 1 साल तक तो आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगी, लेकिन अगले साल नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी टैक्स प्लानिंग। ठीक है, 1 साल तक तो आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, बट उसके अगले साल तो हो नहीं रही, तो दैट इज कॉल्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि 1 साल तक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं, अगर आपने वो इसको, इसमें क्या है कि अगर आपने उस मनी को आपने विड्रॉ कर लिया, यानी कि, तो फिर आपका वो टैक्स लायबिलिटी टेम्परेरी बन जाएगी। और अगर वो आपने विड्रॉ नहीं किया, वो फ्यूचर तक चल रहा है, वो आपकी परमानेंट मानी जाएगी। ठीक है, इसको आप रिलेट कर सकते हो, वही टेम्परेरी और शॉर्ट टर्म वही चीज है ये, क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बस आपको ये इसमें इसका दोनों का डिफरेंस क्या है कि भाई शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि पहले से आप सोच के चल रहे हो कि मुझे शॉर्ट टर्म करनी है, लॉन्ग टर्म करनी है। टेम्परेरी परमानेंट क्या है कि सपोज करो आपने लॉन्ग टर्म सोच के करी, लेकिन वो पैसा आपने विड्रॉ कर लिया 1 साल के अंदर में, तो फिर वो टेम्परेरी टैक्स प्लानिंग मानी जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर पैसे को विड्रॉ करने की बात करिए टेम्परेरी परमानेंट।
कि कहीं पे आपने जो पैसा लगाया है और वो टैक्स कटिंग आप दे रहे थे, बट आपने फटाफट 1 साल के अंदर विड्रॉ कर लिया, उसका बेनिफिट खत्म हो गया फिर। दैट इज कॉल्ड फॉर्म्स। क्या होती है, बड़े सारे फॉर्म होती है। आप सेविंग करके कर सकते हो टैक्स प्लानिंग, ठीक है। आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हो। आप कोई बिजनेस की फर्म, आप ऐसा कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस यूज कर सकते हो जिससे आपको पता है कि यहाँ पर मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। ये भी टैक्स प्लानिंग का पार्ट है। आप ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो कि मैं डेट से पैसा उठाऊँ या इक्विटी से उठाऊँ, ताकि मेरा टैक्स कम की लेवल, टैक्स कम आना चाहिए, बस आपको ये सोच करना है। तो ये कहीं पे भी हो सकता है, डिविडेंड पॉलिसी में हो सकता है, सैलरी की इनकम में आप कर सकते हो टैक्स प्लानिंग, हाउस प्रॉपर्टी की, कहीं पे भी कर सकते हो। अगला है ऑब्जेक्ट क्या है टैक्स प्लानिंग का, क्यों करते हैं हम टैक्स प्लानिंग। देखो बड़ा सिंपल सी बात है भाई। आप सबसे पहला क्यों करते हो, डिडक्शन लेने के लिए, ताकि अब डिडक्शन मिल जाए, जो भी आपको 80C से 80U तो जो भी डिडक्शन है आप उठाओ, है ना, तभी तो टैक्स लेबिलिटी रिड्यूस होगी। दूसरा रीजन क्या है, रिडक्शन इन टैक्स लेबिलिटी, वही चीज है यार। पहला तो है कि डिडक्शन लो, दूसरा है कि रिडक्शन लो किसी भी तरीके से, चाहे वो अपना जैसे कि आप टू यूज सरप्लस, ताकि आप अपने जो भी टैक्स की लेबिलिटी रिड्यूस करोगे, जो पैसा बचेगा आप अपने पर्सनल नीड को फुलफिल करने के लगाओ, अपने सोशल नीड को, एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, कि भाई उस बिजनेस को अपने बढ़ाने के लिए पैसा आपने बचा लिया टैक्स का, ताकि आप अपने बिजनेस में लगाओ। ऐसा नहीं है कि ब्लैक मनी हो रही है इससे, ये ना समझ लो ब्लैक मनी नहीं है ये। ब्लैक मनी तब होती है कि जिसमें आपने टैक्स देना था वो नहीं दिया। भाई ये तो आपको टैक्स देना ही था ना, डिडक्शन आपको मिली उसमें रही है ताकि आपको उसमें टैक्स नहीं देना है। तो ये टैक्स ब्लैक मनी नहीं है, ये ये टैक्स को कम करने का तरीका है, ठीक है। आपको डिडक्शन एग्जम्पशन मिली इसलिए दी है ताकि आपको वो टैक्स नहीं देना है, वो वाला टैक्स देना ही नहीं है। तो आप उसको पैसे को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगाओगे, सोशल नीड्स के लिए लगाओगे, है ना। मिनिमाइजेशन और लिटिगेशन, लिटिगेशन होता है कि मुकदमा करना, भाई जो जो आपकी कोर्ट में मुकदमा चलता है, दैट इज कॉल्ड लिटिगेशन। तो टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है, लिटिगेशन हो जाती है, मतलब टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर जो है कभी कभार एग्री नहीं करता है कि जैसे जैसे एसएससी ने कोई लूप होल्स निकाले एक्ट के अंदर और अपने टैक्स को छुपा लिया। सपोज करो अपना पैसा उसने क्या करा, सब्सिडरी में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि पैसे की गड़बड़ी कर रहा है वो। उसने पैसा क्या करा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करा अपने अपने खुद की सब्सिडरी में, और पता चला कि इसकी टैक्स की लिमिट रिड्यूस होगी। अब ये है तो लीगल, बट है तो गलत ना। लूप होल्स को आपने जानबूझ के यूज करा है, छुपाया है टैक्स को, तो इसकी वजह से लिटिगेशन हो जाता है, यानी कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, केस कर देगा या फिर उसके ऊपर मुकदमा चलाएगा कोर्ट में। बट टैक्स प्लानिंग में ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये बिल्कुल प्रोविजन ऑफ एक्ट के अंदर होता है, बहुत ही क्लियरली होता है। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि आप ये करो, गवर्नमेंट खुद कह रही है, मना नहीं कर रही गवर्नमेंट। चौथा है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब है कि भाई आप इसके पैसे को बहुत ही अच्छे काम के लिए लगाते हो। आपका ऑब्जेक्ट होता है कि अच्छे काम के लिए लगाना। क्या मतलब है कि आप अपने एक्सपेंशन बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए लगाओगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली रिवेन्यू गवर्नमेंट का इंक्रीज होगा, क्योंकि जब बिजनेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेट टैक्स बढ़ेगा, गवर्नमेंट पे पैसा जाएगा वो टैक्स का। हाँ या ना। भाई जब अगर बिजनेस बढ़ेगा तो किसका फायदा होगा, अल्टीमेटली सरकार का ही तो फायदा होगा। तो बिजनेस बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और सरकार का पैसा जाएगा, वो सारा का सारा गवर्नमेंट में पैसा जाएगा। गवर्नमेंट पैसा जाएगा तो हमारा फायदा होगा, पूरी कंट्री का फायदा होगा। रिडक्शन इन कॉस्ट, आपको पता है ना टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बन जाता है, क्योंकि आप जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हो तो उसमें सारी कॉस्ट लेते हो, चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट हो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो। टैक्स वैसे ही इनडायरेक्ट कॉस्ट बनती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, कि आप अपनी जितने भी टैक्स आपका बचा वो सब आप उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जोड़ोगे, ताकि आपको पता चले ना कि कॉस्ट लग कितने रही है पूरी की पूरी, ठीक है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपकी टैक्स में आपकी रिड्यूस, अगर आप टैक्स सेविंग करते हो तो आपकी टैक्स की कॉस्ट, सॉरी, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। जब माल सस्ता बनेगा तो सेल ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी, प्राइस कम हो गया, सेल ज्यादा होगी, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा अल्टीमेटली, फिर अल्टीमेटली वही गवर्नमेंट का फायदा होगा। तो अल्टीमेटली ये फायदा गवर्नमेंट को ही है और हमारा ही है, पूरी कंट्री का फायदा है इससे। तो ये गलत काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, क्योंकि जब आप टैक्स की सेविंग करते हो तो वो पैसा लगाओगे बिजनेस में, बिजनेस में लगाओगे तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो फिर बंदे लाने पड़ेंगे ना, बंदे आएंगे तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, सिंपल है ना भाई। और इसकी और एक और तरीका है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, कि जब आप
टैक्स की प्लानिंग करते हो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। आपको नहीं पता होता, आपको दिमाग इतना नहीं है कि आपके पास कि आपको डिडक्शन लेनी पड़ेगी, आपको नहीं पता डिडक्शन कौन से लेनी है, कब लेनी है। तो अपना लीगल एडवाइजर से पूछते हो, आप सीए रखते हो कंपनी के अंदर, आप लॉयर्स रखते हो, अकाउंटेंट रखते हो, जो कि आपको बताते हैं कि सर आप यहाँ से ले लो डिडक्शन, एग्जाम्पशन यहाँ से ले लो। तो अल्टीमेटली उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया, टैक्स प्लानिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो फिर वीडियो को लाइक करो ना यार, सब्सक्राइब कर दो, शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट में जा सकते हो जिसमें आप और वीडियोस देख सकते हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।